नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है साझेदारी संलेख। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। डीड समझौता या करार। करार और समझौता, ये शब्द से हमको समझ में आता है कि ये कुछ लोगों के बीच में होता है, कुछ करने या नहीं करने के संबंध में होता है। हम जानते हैं कि साझेदारी एक ऐसी संस्था है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को चलाते हैं और उसके लाभ को बांटते हैं। अब सीधी सी बात है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं तो उनमें आपस में कई बार मतभेद भी हो सकता है। व्यवसाय में किसी कार्य को करने के लिए सहमति और असहमति भी उनमें आपस में हो सकती है। यदि कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो फर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक बात है ये, और हो सकता है कि मतभेदों के कारण फर्म का समापन भी करना पड़े, फर्म बंद भी हो जाए। साथ ही हो सकता है कि इन लोगों को साझेदारों को किसी बात पर यदि विवाद हो जाता है तो ये इनको न्यायालय की शरण भी लेनी पड़े, जो कि एक बहुत ही गलत बात है, गलत तथ्य, गलत परिस्थिति है। और कोई भी साझेदार या फर्म आपस में कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई नौबत आए, लेकिन आने की संभावना रहती है, क्योंकि हम जानते हैं पुरानी कहावत है, लड़ाई के पीछे जितने विवाद होते हैं उन विवादों में जर जोरू और ज़मीन पर विवाद ज़्यादा होते हैं। तो जर यानी होता धन, तो साझेदारी एक व्यवसाय है, व्यवसाय में धन आता है, कमाई होती है, तो हो सकता है कि इसके कारण उनमें आपस में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए। अब यदि हम चाहते हैं कि विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो तो पहले से कुछ ऐसे नियम बना लिए जाएं जिससे कि यदि कोई विवाद होता है तो उन नियमों के आधार पर उस विवाद का निपटारा किया जा सके। इसके लिए हमको ये सोचना होगा कि क्या क्या विवाद हो सकते हैं साझेदारों के बीच। बहुत से बातें, बहुत सी चीज़ों पर विवाद हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया दो लोगों ने मिलकर कोई व्यापार प्रारंभ किया तो उसमें हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने पैसा ज़्यादा लगाया हो और किसी ने पैसा कम लगाया हो। अब जिसने पैसा ज़्यादा लगाया है वो देखिए, शुरू में जब स्थापित होती है साझेदारी फर्म स्थापित होती है तो एक दूसरे के प्रति प्रेम रहता है, दोस्ती रहती है, तो इसके कारण साझेदार ज़्यादा नियम कायदों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, कोई समझौता नहीं करते हैं और एक दूसरे के सम्मान में ही पैसा वगैरह कोई व्यक्ति ज़्यादा लगा देता है। अब जब पैसा लगा दिया है, बाद में हो सकता है कि जिसने पैसा ज़्यादा लगाया उसको लगे आया मेरा पैसा ज़्यादा लगा है, तो हो सकता है वो बोले भैया मुझे हिस्सा ज़्यादा चाहिए। हो सकता है कि दूसरा साझेदार जिसने पैसा कम लगाया वो काम ज़्यादा करता हूँ, वो बोलेगा यार मुझे देखो मैं काम ज़्यादा कर रहा हूँ तो मुझे अलग से तनख्वाह मिलनी चाहिए, अलग से कमीशन मिलना चाहिए। पहला साझेदार जब ब्याज की बात करेगा या अधिक लाभ की बात करेगा तो साझेदार बोलेगा भैया तुमने तो पैसा लगाते वक्त तो ऐसा नहीं कहा था कि मैं ज़्यादा मांगूंगा, मैं ज़्यादा लूँगा। ऐसे दूसरा साझेदार उससे बोल सकता है कि भैया आप वेतन मांग रहे हो, जब साझेदारी की स्थापना हुई थी तब तो ऐसा कोई हमारा आपस में तय नहीं हुआ था कि आपको वेतन देंगे। अब फर्म का काम है, आपने कर दिया तो इसमें वेतन वाली कौन सी बात है। ऐसा आपस में विवाद हो सकता है। तो विवादों से बचने के लिए क्यों न पहले ही नियम बना लिए जाएं और उस पर सब सहमति प्रकट कर दें, आपस में तय हो जाए कि हमको क्या करना है फर्म में और क्या नहीं करना है, कौन कौन सी गतिविधियां की जा सकेंगी और कौन कौन सी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी, यानी उन गतिविधियों को नहीं किया जाएगा। तो इस संबंध में वो आपस में लिख लेते हैं। देखिए, नियम के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो नियम तो ऐसा नहीं है कि साझेदारी संलेख आपको बनाना पड़ेगा लिखित में। ऐच्छिक है, आपकी इच्छा हो तो आप बनाइए, इच्छा आपकी नहीं है मत बनाइए। कानून आपसे नहीं बोलता कि आपको साझेदारी संलेख बनाना ही पड़ेगा, पर यदि आप चाहते हैं कि आपस में बाद में विवाद ना हो और यदि विवाद हो तो उसे सुलझाया जा सके तो नियम बना लेने चाहिए। तो जो आपस में उनके भी जो नियम हैं सामूहिक रूप से वो कहलाते हैं साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है, लेकिन अगर ये बना लिया जाता है तो बाद में जो भी विवाद होते हैं उन विवादों को आसानी से निपटाया जा सकता है। आपस में ही उन नियमों को देखकर और विवाद को ख़त्म किया जा सकता है। न्यायालय के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बात तो ये है ना।
अब सीधी सी बात है, क्योंकि ये नियमों का समूह है, तो जब साझेदारी संलेख को बनाया जाता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बातें लिख देनी चाहिए, ताकि कोई भी मामला हो तो उसे निपटाया जा सके। अब वो कौन कौन सी बातें हो सकती हैं, उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि भैया पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, किसी साझेदार को वेतन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, किसी साझेदार को कमीशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, क्या फर्म की संपत्तियों को पर्सनल उपयोग में लाया जा सकेगा। यानी मान लीजिए कि फर्म में कोई फर्नीचर है, मशीन है, कोई वाहन है, कोई भी फर्म की संपत्ति है, फर्म यानी जो उनकी संस्था है जो उन्होंने आपस में बनाई है, वो संस्था की जो संपत्तियां हैं, व्यवसाय को चलाने के लिए बहुत सी चीज़ें खरीदी जाती हैं, तो वो चीज़ें व्यवसाय के ही काम में आएंगी कि साझेदार भी उसको काम में ले सकेंगे, ये आपस में पहले तय कर लिया जाए तो विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। मान लें कि कार खरीदी, फर्म ने अपने व्यवसाय के लिए, अपने जो उनका व्यापार है उस व्यापार को करने के लिए कोई वाहन खरीदा। अब वाहन क्यों खरीदा है कि भैया व्यापार में सुविधा हो सके, माल को आसानी से लाया ले जाया जा सके, इसके लिए वाहन खरीदा गया है। उसमें पेट्रोल को कहाँ से डालेगा, संस्था डालेगी। संस्था किसकी है, सबकी है। अब मान लीजिए किसी साझेदार को खुद के काम के लिए गाड़ी की जरूरत पड़ जाए तो वो उठा के चल देगी, भैया मैं ले जा रहा हूँ जरा, मेरे को घर पर काम है। तो एक तरह से तो ये गलत है, क्योंकि पैसा सबका लगा हुआ है और आप अपने घर के काम में ले रहे हो, और आप अपने घर के काम में वाहन को लगाओगे तो व्यापार के काम कब होंगे। व्यापार के काम रुक भी सकते हैं, नहीं भी रुकते हैं तो गाड़ी तो घिसेगी भैया। आप कहीं और से गाड़ी लाते तो फ्री में मिलती क्या, ये आपकी खुद की गाड़ी है क्या, ये तो संस्था की गाड़ी है, फिर आप इसको कैसे ले आ रहे हो। पर भैया क्योंकि अब देखिए कॉमन सेंस वाली बात है कि एक थोड़ा बहुत मालिक तो वो साझेदार भी है जिसको ज़रूरत है, तो ऐसे में विवाद उत्पन्न होता है। वो बोलेगा अरे आप मुझे मना कर रहे हो, क्या मेरी गाड़ी नहीं, क्या मैं मालिक नहीं हूँ फर्म का, वो ऐसा बोल सकता है। तो इस प्रकार के विवादों से निपटने के लिए लिख दिया जाए उसमें भैया कि फर्म की संपत्तियों का कोई भी निजी उपयोग में नहीं लेगा। अब अगर कोई साझेदार निजी उपयोग में लेता है तो बाकी साझेदार बोल सकते हैं भैया ये तो गलत कर रहे हैं आप, उसमें वो कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं ले पाएगा। अगर लिख दिया गया है तो ऑब्जेक्शन नहीं ले पाएगा। ऐसे साझेदार अगर वेतन की मांग करता है, अगर वेतन के बारे में लिख दिया गया है तो दिया जाएगा, नहीं लिखा गया है तो नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि साझेदारी संलेख जो है, साझेदारों के द्वारा जो फर्म चलाई जा रही है उस फर्म के संबंध में किस साझेदार के क्या अधिकार हैं, किस साझेदार के क्या कर्तव्य हैं, इसको निश्चित करने के लिए एक लिखित या मौखिक समझौता बना लिया जाता है, उसे साझेदारी संलेख कहा जाता है। साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य नहीं है। अगर साझेदारों ने साझेदारी संलेख नहीं भी बनाया है तो भी उनकी फर्म चलती रहेगी। और यदि विवाद होता है तो साझेदारी अधिनियम 1932 में कुछ नियम बना दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से पहले ही विद्वानों के द्वारा कि भैया अगर साझेदारों के बीच में विवाद हुआ तो ये वाले नियम लागू होंगे। मान लिया कि साझेदारों के बीच में विवाद होता है कि भैया एक साझेदार बोलता है मुझे ज़्यादा हिस्सा चाहिए, दूसरा साझेदार बोलता है कि नहीं आपको ज़्यादा हिस्सा नहीं देंगे, सब बराबर बराबर बांटेंगे। तो अब किसकी बात मानी जाए। हो सकता है जिसने ज़्यादा पैसा लगाया है या जिसने ज़्यादा काम किया है वो बोले कि मुझे ज़्यादा हिस्सा चाहिए। अब अगर लिख के रख लिया है पहले कि भैया इनको ज़्यादा मिलेगा इनको कम मिलेगा तो विवाद नहीं होगा। लेकिन अगर लिख के नहीं गया रखा गया है और साल भर काम कर लिया है, फ़ायदा हो गया है, फ़ायदा होने के बाद साझेदार बोलता है कि मुझे वेतन चाहिए और दूसरा साझेदार बोलता है काय का वेतन चाहिए, आपने तो फर्म का काम किया, उसमें वेतन की क्या ज़रूरत है, वो तो आपकी फर्म है, अपने आप से कोई वेतन लेता है क्या। तो विवाद उत्पन्न हो सकता है। लेकिन अगर लिख लिया गया होगा कि भैया वेतन दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ऐसा लिख लिया गया है तो विवाद उत्पन्न नहीं होगा। अब अगली बात आती है इसका पंजीकरण की। जब फर्म का पंजीकरण कराया जाता है तो साथ में साझेदारी संलेख भी रजिस्ट्रार के सामने पेश किया जाता है कि साहब हमारी फर्म हम स्थापित कर रहे हैं और ये नियम हमारे रहेंगे। बाद में अगर कोई विवाद होता है तो रजिस्ट्रार इनके नियमों से ही फैसला करता है। जो इनने नियम बना के दे दिए हैं रजिस्ट्रार को, वो नियम सबूत के तौर में काम में लाए जाते हैं और न्यायालय द्वारा उन नियमों के हिसाब से ही इनके विवाद को निपटाने की कार्रवाई की जाती है। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि साझेदारी संलेख में क्या क्या लिखा जाता है। तो साझेदारी संलेख में फर्म का नाम लिखा जाता है, फर्म का पता लिखा जाता है, साझेदारों ने किस साझेदार ने कितनी पूंजी लगाई है इसके बारे में लिखा जाता है, साझेदारों को वेतन देना है कि नहीं देना है, कमीशन देना है कि नहीं देना है, पूंजी पर ब्याज देना है कि नहीं देना है, आहरण पर ब्याज लेना है कि नहीं लेना है।
आहरण यानी साझेदारों ने अगर फर्म से कोई पैसा लिया है तो वो आहरण है, तो उस आहरण पर फर्म साझेदार से ब्याज लेगी या नहीं लेगी ये भी उसमें लिख दिया जाता है। इसके अलावा यदि साझेदार ने फर्म को कोई लोन दिया है तो उसे कितना उस पर ब्याज दिया जाएगा। इसके अलावा लाभ हानि का विभाजन कितना कितना होगा, यानी किसको कितना फ़ायदे में हिस्सा मिलेगा, क्या किसी को ज़्यादा मिलेगा, अगर ज़्यादा कम मिलना है तो उसके बारे में भी पहले ही लिख दिया जाता है। इसके अतिरिक्त पंचवाक्य के बारे में लिखा जाता है। पंचवाक्य यानी होता है कि अगर कोई आपस में विवाद हुआ और उसके बारे में हमने लिखा नहीं है तो फिर कैसे इसका फैसला होगा, पंच कौन रहेगा। पंच यानी 5 लोगों की टीम रहेगी और उनमें से वो 5 लोग मिलकर फैसला सुनाएंगे। इसके अलावा साझेदारों के अधिकार क्या रहेंगे, कर्तव्य क्या रहेंगे, कब कौन दुकान पर आएगा, कौन खरीदने का काम करेगा, कौन बेचने का काम करेगा, तमाम तरह की बातें जो कि व्यवसाय में लिख देनी चाहिए ताकि विवाद ना हो। विवाद से बचने के लिए तमाम तरह की बातें जो कि लिख दी जानी चाहिए वो उसमें लिख दी जाती हैं कि हमारे फर्म का अंकेक्षण कौन करेगा, हम कौन सा काम किससे कराएंगे, हम अपने व्यापार का कितना विस्तार कर पाएंगे, क्या फर्म में किसी को और नए आदमी को शामिल किया जा सकेगा बाद में, अगर कोई साझेदार फर्म छोड़कर जाता है तो उसको क्या क्या मिलेगा, उसको क्या क्या राशि दी जाएगी, उसका पैसा दिया जाएगा, साथ में उसको कुछ अलग से भी दिया जाएगा क्या, हमारी फर्म वो छोड़कर जा रहा है तो इनाम के रूप में। ये सारी बातें, ख्याति की गणना कैसे की जाएगी, ख्याति के बारे में आपको विस्तार से समझाऊंगा, पर आप ये पॉइंट याद रखिए कि ख्याति के बारे में भी साझेदारी संलेख में लिखा जाता है। अब 1-2 बातें और आपको मैं बताऊंगा इसी से संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं कि साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। तो ऐच्छिक है तो साझेदार बनाए तो बनाए, नहीं बनाए तो कोई बात नहीं। अब यदि साझेदारों ने साझेदारी संलेख नहीं बनाया है और उनमें आपस में विवाद अगर उत्पन्न हो गया है तो फिर क्या करेंगे। तो साझेदारी संलेख के अभाव में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर साझेदारी अधिनियम 1932 में दिए गए प्रावधानों का पालन किया जाता है, यानी उसमें जो नियम दिए गए हैं उनको फॉलो किया जाता है। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि ये साझेदार थे, इन्होंने कोई समझौता नहीं किया है और इन्होंने इतनी इतनी पूंजी लगाई है और इनको इतना लाभ हुआ था, अब आप इनके बीच में ये लड़ाई हो रही है, ये वेतन मांग रहा है, ये कमीशन मांग रहा है, ये पूंजी पर ब्याज मांग रहा है, ये बोल रहा है मुझे ज़्यादा लाभ दो, ये बोल रहा है मुझे इसे कम लाभ दो, ऐसे इनके बीच में आपस में विवाद हो गया है। अब आप फैसला कीजिए। तो आप फैसला कैसे करोगे, कोर्ट फैसला कैसे करता है, जज फैसला कैसे करता है, भैया जो नियम दिए हुए हैं उन नियमों के हिसाब से फैसला करता है। तो साझेदारी के संबंध में नियम कहाँ लिखे हुए हैं, साझेदारी अधिनियम 1932 में नियम लिखे हुए हैं। और साझेदारी अधिनियम 1932 में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो लिखी हुई है मैं आपको बता देता हूँ। पहला नियम, लाभ हानि का विभाजन बराबर किया जाएगा। अगर आपने तय नहीं किया है तो कोर्ट यही करेगा भैया बराबर बांटो। हम नहीं जानते आपने किसने पैसे ज़्यादा लगाए, किसने मेहनत ज़्यादा की, हमें कोई नहीं। दूसरा नियम है, किसी भी साझेदार को कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। भले आपने कोई भी काम किया हो, अगर आपने तय कर लिया था तो आपको वेतन मिलेगा, यदि आपने आपस में तय नहीं किया था तो आपको वेतन नहीं मिलेगा। किसी भी साझेदार को किसी प्रकार का कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, और साझेदार द्वारा फर्म को पूंजी के अलावा अगर कोई अलग से लोन दिया गया है तो उस लोन पर याद रखिएगा 6% वार्षिक की दर से ब्याज उसको दिया जाएगा। ये कुछ ऐसे नियम है जो कि आर्थिक दृष्टिकोण के नियम है, मतलब कि पैसे से संबंधित नियम है। इसके अलावा भी बहुत से और नियम दिए हुए हैं साझेदारी अधिनियम में, जैसे कि सभी साझेदारों को फर्म में बही खाते देखने का अधिकार होगा, हिसाब किताब देखने का अधिकार होगा, सबकी अनुमति के बिना नए आदमी को फर्म में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, कोई भी साझेदार अपनी मर्जी से बिना साझेदारों की सहमति के फर्म को छोड़कर नहीं जाएगा। ऐसी कुछ बातें जो हैं साझेदारी अधिनियम 1932 में दी हुई हैं, जिसके आधार पर फैसला किया जाता है। ठीक, जय हिंद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में आपको व्यवसाय अध्ययन, अर्थशास्त्र, बही खाता, 11वीं 12वीं कॉलेज सब तरह के लेक्चर मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। जय हिंद।